नमस्कार। क्या आपने विटामिन B12 के बारे में सुना है? शायद सुना ही होगा। हो सकता है आपके डॉक्टर ने आपको उसके टेस्ट भी करवाने को कहा हो, और यह भी हो सकता है कि टेस्ट के पश्चात आपको कोई दवाई भी दी गई हो, कोई कैप्सूल या पिल कि विटामिन B12 की कमी है और आप इसे ले लेना। क्या आपने ये भी सुना है B12 के बारे में कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आपके शरीर में निश्चित इसकी कमी होगी? शायद सुना होगा, क्योंकि ये बात मैं हर जगह पा रहा हूं। मैंने काफ़ी रिसर्च किया पिछले 2 दिनों से इस पर, क्योंकि मैं खुद अपने B12 टेस्ट के लिए गया और मुझे बताया गया, मैं एक शाकाहारी हूं, कि क्योंकि आप शाकाहारी हैं आप में शायद कमी हो ही सकती है। और तब क्यों पूछा तो जवाब में ये मिला कि क्योंकि B12 विटामिन ऐसी चीज़ है जो पौधों में नहीं होता, वृक्षों में नहीं होता, और ये सिर्फ जानवरों से पाया जा सकता है। और अगर आप मांस खाने वाले हों या जानवर का और कोई पदार्थ जैसे दूध या अंडे या कुछ खाते हो तो B12 मिल सकता है आपको, नहीं तो आप में तो कमी होगी ही। मैं इस पर थोड़ा फिर विचार करने लगा, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत विचार करने योग्य और शोध करने योग्य चीज़ है। क्योंकि पश्चिमी देशों में तो ठीक है, अधिकतर रिसर्च तो वहीं से आता है, हमारे लोग तो सिर्फ उठा के उसको सिर्फ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, प्रचारक हैं, कोई विचारक तो है नहीं यहाँ। तो हमारे यहाँ पश्चिम में अधिकतर लोग 99% तो रोज मांस खाते हैं, वो रोज मांस खाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ मांसाहारी भी अगर हम कहें, जैसे मेरे गांव के आसपास, मेरे गांव में और आसपास गांवों में जो भी लोग मांस खाने वाले हैं और 50% तो ज़्यादा तो खाते ही हैं, लेकिन अगर आप पूछें कि कितना खाते हैं तो वो पश्चिमी देशों जैसा नहीं है। हमारा जो खाद्य संस्कार है वो मांसाहारियों में भी वो ऐसा है कि 2 हफ्ते में एक बार, 2 महीने में एक बार ऐसा ही करते हैं। तो उनके लिए तो ठीक है ये सोचना, तो इसीलिए शायद उन्होंने शोध नहीं किया। लेकिन मेरे लिए बहुत मुझे लगा उचित प्रश्न है, हमारे जैसे इलाकों में जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों सालों से, हो सकता है हजारों सालों से, अगर एक परिवार, एक कुटुंब, एक बड़ा समाज का एक बहुत बड़ा भाग अगर शाकाहारी है, तो वो कैसे हो सकता है कि हम में हमेशा B12 की कमी रही होगी? हम तो अस्वस्थ ही रहे होंगे। ये प्रश्न बनता है कि नहीं? तो इस पर थोड़ा मैंने विचार किया और थोड़ा शोध किया और यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। इस शोध के 2 भाग हैं। पहला तो ये कि कैसे बनता है विटामिन B12, और इस पर काफ़ी काम हुआ है और ये देखा गया कि ये बैक्टीरिया या कीटाणु या जो भी कहें वही बनाते हैं, ये और बैक्टीरिया ही बनाते हैं। और ये बैक्टीरिया मौजूद है हमारे प्राकृतिक वातावरण में, ये हमारे मिट्टी में है, ये हमारे पानी में है, ये मिट्टी और पानी द्वारा ये अनेक हमारे पौधों के ऊपर भी, उनके जड़ में तो हैं ही, और जब जड़ में है, मैं कहता हूँ जड़ के भीतर नहीं, जड़ के बाहरी हिस्से में वो है। क्योंकि ये वो कहते हैं कि पौधे अगर B12 उपलब्ध भी हो ज़मीन पर तो वो ज़्यादा लेते नहीं अपने अंदर, क्योंकि उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा अभी तक सोचा गया है पश्चिमी लेबोरेटरी में। इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। लेकिन पहला मेरा प्रश्न ये उठता है कि अगर बैक्टीरिया ही एकमात्र स्रोत है विटामिन B12 का, और इसके अलावा और कहीं उपलब्ध नहीं है और पौधों में तो है ही नहीं, तो फिर हमारे जो शाकाहारी जानवर हैं, गाय भैंस हैं, भेड़ बकरियां हैं, ऊंट हैं, खरगोश है, क्या इनको B12 की आवश्यकता है या नहीं? और शोध कहता है कि हाँ, बहुत आवश्यकता है उन्हें भी। तो फिर ये प्रश्न उठता ही है कि ये जानवर तो सिर्फ पौधे ही खाते हैं, पेड़ पौधे ही इनके भोजन है, तो इनको कैसे मिला B12? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इन जानवरों को खाइए, इनके मांस खाने से आपको B12 मिलेगा, लेकिन ये जानवर खुद कहाँ से वो पैदा करते हैं, जब वो तो पेड़ पौधे ही खाते हैं और पेड़ पौधों में तो है नहीं। ये बहुत एक विचित्र प्रकार का एक रिसर्च यहाँ हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है, और थोड़ा इस पर इसलिए हम पुनर्विचार कर रहे हैं।
तो उसका उत्तर ये है कि हमारे जानवर, हमारे गाय भैंस जब चरते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी में तो है ही, मिट्टी के ऊपरी स्तर पर भी है। ये जड़ के पास तो है ही, लेकिन ऊपर भी पौधों के बाहरी हिस्से में, उनके पत्तियों में, उनके टहनियों में वो उपलब्ध वहाँ आसपास तो रहता ही है। तो जब ये गाय भैंस अपना चरने का काम करते हैं तो उनको इस प्राकृतिक वातावरण से जितना भी चाहिए आवश्यक उनको वो बैक्टीरिया मिल जाता है। वो बैक्टीरिया अंदर उनके पेट में जाता है और फिर छोटी आंत में जाता है और वहाँ वो अपना काम करता है और B12 बनाने का काम करता है। और इतना B12 बनाता है कि हमारे गाय भैंस हों या भेड़ बकरियां हों, सबको पर्याप्त ये मिल जाता है। और ये बनाकर B12 कहाँ वो रखते हैं? अपनी मांस में रखते हैं। वो उनका एक रखने का जगह है। तो इसलिए ये लोग कहते हैं कि उनका मांस खाने से आपको मिल जाएगा। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो बहुत कहानी का एक छोटा भाग है। तो पूरा भाग है वो ये है कि इन हमारे शाकाहारी जानवरों को कैसा मिलता है B12? तो ऐसे मिलता है क्योंकि वो जब चरने जाते हैं तो उनको उस प्राकृतिक वातावरण में है बैक्टीरिया और ये उनको मिल जाता है। और यही कारण है, आप में से जो मांसाहारी हैं वो भी सुन लें, यही कारण है कि आजकल मांसाहारियों को भी B12 की कमी बताते हैं। ऐसा क्यों? और यही नहीं, जहां कम मांस खाते हैं हमारे मांसाहारी, लेकिन पश्चिमी देशों में जहां वो लोग तो रोज मतलब नाश्ता से शुरू करते हैं और रात के भोजन तक वो जानवर ही खाते हैं, उनको क्यों कमी हो रही है? वो इसलिए कि उनके जानवर हमारे गांव के जानवर जैसे चरने वाले, खुले प्राकृतिक वातावरण में घूमने वाले नहीं हैं। उनको 100, 200, 1000 गायों को एक जगह, छोटी सी जगह में रखा जाता है। उनको बोरियों से खोलकर कोई फैक्ट्री से बना हुआ भोजन खिलाया जाता है। उनको चरने नहीं दिया जाता। ये एक कारण। और दूसरा कारण, जिस जगह में वो गाय हैं उसको इतना हम आधुनिक शब्द का प्रयोग करें तो सैनिटाइज करते हैं, केमिकल से इतना धोकर उसको रखते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सफाई है। लेकिन उस सफाई करने के क्रिया में ये सभी जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं, जीव जंतु हैं, वो भी साफ हो जाते हैं। तो जो मांस पश्चिमी देशों में वो लोग खा रहे हैं, ऐसी गाय भैंसों जो रखे जाते हैं, उनको कैटल फार्म कहते हैं। वो एक प्रकार से गायों की कृषि अगर अनुवाद करें तो बहुत हमको अजीब लगता है ये। लेकिन वहाँ के जानवर खुद B12 उनमें कमी है, तो उनका मांस खाने से इनको कैसे मिलेगा? इसीलिए मांसाहारियों को भी, खासकर पश्चिमी देशों में, ये पाया जाता है कि B12 कम है। मुझे लगता है, और इस पर मैं शोध थोड़ा आगे करूंगा टेस्टिंग करके, कि मेरे गांव जैसे इलाकों में जहां ये मांस जो खाते हैं वो वैसा मांस नहीं है। ये लोग अपनी बकरी जो चरती है उसको 2-3 महीने में एक बार एक बकरी को काट दिया और 8-10 परिवार मिलकर उसको खाते हैं। या फिर सभी घर में अपनी देसी कोमड़ी यानी कि मुर्गियां पालते हैं, तो उसमें महीने में एक बार एक को काट दिया और उसको खा लिया। तो क्योंकि ये मुर्गी और ये बकरी और ये सब प्राकृतिक वातावरण में अपने मन से घूम फिर कर अपना खाना खोज कर खाते हैं मिट्टी से, इसीलिए उनके पास, उनके शरीरों में पर्याप्त मात्रा में B12 उपलब्ध है। तो ये टेस्ट भी किया जा सकता है कि ऐसी जगहों में, ऐसे मांस खाने वालों में B12 की क्या लेवल है। इससे एक सीख जो हमको मिलती है वो है हमारी पूरी मानसिकता सफाई को लेकर, क्योंकि पानी में भी उपलब्ध है बैक्टीरिया। जैसे यहाँ मेरे फार्म में तो यहाँ हमारे पास एक कुआं है, बहुत बड़ा शानदार कुआं है जिससे हमारा पानी आता है। उसको साफ रखने का काम तो हम करेंगे ही, हमको तो अपने स्वास्थ्य की चिंता है, हम तो करेंगे ही। लेकिन ये मान लेना, जो आधुनिक आदमी, खासकर शहर का आदमी ने मान लिया है कि कोई भी चीज डायरेक्ट प्रकृति से आए तो वो तो खराब ही होगा। मिट्टी एक गंदी चीज है, ये धरती पूरी तो गंदगी से भरी हुई है। जब तक कोई भी चीज लेबोरेटरी से ना आए, वो एकदम साफ सुथरा उसको पेंट होकर कोई केमिकल लगाकर या ब्लीच कर धोया न जाए,
जैसे आपके शक्कर भी घर में धुला जाता है, आपको मालूम है, डिटर्जेंट से धोया जाता है, इसलिए वो सफ़ेद दिखता है। तो ये सब करके हमने एक मन में एक कल्पना बना ली कि साफ क्या है, स्वस्थ क्या है। दिखने में, होने में अलग बात है, लेकिन दिखने में हमको एक सफाई का हमने एक कल्पना बना ली है, और शायद वहीं हम धोखा खा रहे हैं। क्योंकि ये बात से हमको समझ में आती है क्यों हमारे यहाँ शाकाहारियों के शरीर में B12 की कमी नहीं थी। क्योंकि वो पानी को अपनी तरीके से शुद्ध करते थे, अपनी तरीके से, जैसे घड़े में रख लिया, उसमें भी एक प्रकार से सफाई हो जाती है। या तो जैसे प्रकृति में कैसे होती है, जैसे मेरे कुआं में जो पानी है 20-25 फीट नीचे, वो धरती पर ही तो है, और कहाँ है, उसको कोई सीमेंट का टैंक थोड़ी ना बनाया, तो वो वहीं है। तो वहाँ पत्थर है, वहाँ मिट्टी है, वहाँ रेत है, तो उसमें से वो अपने आप साफ होकर, जिसको हम फिल्टर बोल सकते हैं, लेकिन ये उल्टी दिशा में की फिल्ट्रेशन है। पानी नीचे से आता है और नीचे से आके इस पत्थर से, इस मिट्टी से, इस रेत से उठकर फिर साफ होकर ऊपर आता है, जहाँ से हम इसको लेते हैं। तो सफाई के बारे में भी एक बहुत ये बड़ी सीख है, या मैं कह सकता हूँ सोचने विचारने का एक प्रश्न उठता है इस रिसर्च से, कि हम किस हद तक जाएंगे कि हम वातावरण में जो एक संतुलन बनाया हुआ है, ये जीव जंतुओं का भी एक संतुलन है। ये थोड़ा बहुत हमारे हवा जैसे, अगर मैं तुलना के तौर पर ये बताऊं कि हवा जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन है, हम सबको पता है, तो वो तो आवश्यक चीज़ है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्या आपको पता है उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक काम है? हाँ, हमारे खून में उसका भी एक काम है, लेकिन सही मात्रा में, उचित मात्रा में होना चाहिए। जब मात्रा बिगड़ जाती है, असंतुलन हो जाती है, तो हम उसको फिर एयर पोल्यूशन तो कहेंगे ही, और उसको ठीक करना ज़रूरी भी है। हवा में नाइट्रोजन भी है, और छोटे छोटे मात्रा में हीलियम भी है, आर्गॉन भी है, हाइड्रोजन भी है। ये सब मिलकर संयुक्त हवा है जिसको हम सांस लेते हैं, और ये उसी मात्रा में जब रहे तो सही है हमारे लिए। ऐसे ही मिट्टी के बारे में भी है, पानी के बारे में भी है। हमारे वातावरण में जो भी प्राकृतिक एक संतुलन बनाया हुआ है, उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। बैक्टीरिया तो हमें बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर में, हम सब ने पढ़ा तो होगा किताबों में, लेकिन ये कहाँ तक हमको समझ में आई है कि हमारे अंदर ही लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हैं, और उनके न होने से तो हमारा शरीर बचेगा भी नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा अब, क्योंकि कोरोना अभी है ही हमारे सामने, और कितना भयभीत हो गए थे हम, कि पश्चिमी देशों में उनके साइंटिस्ट में और उनके हॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर में मेरे को ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है। दोनों ये गलत फहमी लेकर बैठे हैं कि धरती से तो हम जीव जंतुओं को समाप्त ही करना है हमको, वी विल एक्सटर्मिनेट दिस लाइक एनिमीज। यही उनकी हॉलीवुड में भी कहानियाँ होती हैं। और दुख की बात है कि उनके साइंटिस्ट भी ऐसे सोच विचार करने वाले लोग में से हो गए, और उनके सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट ये व्याख्या दे रहे थे कि हम तो ख़त्म कर देंगे इस वायरस को। अरे ख़त्म करने की बात नहीं, संतुलन की बात है। अगर उस वायरस की मात्रा इतनी हो जाए कि वो संतुलित है, तो हमारे शरीर उसको कर लेगा, उसमें अपनी एक नेचुरल इम्यूनिटी है, उसको देख लेगा। वैसे ही पानी में और चीज़ों में हमको क्लोरीन और ब्लीचिंग करके हमारी सब्जियां धोने की ज़रूरत नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब पता चल रहा है कि उसी से हमारी जो उपयोगी बैक्टीरिया है वो भी हमको नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं ये बात सही है कि पानी दूषित है, उसको ठीक करना चाहिए। इतना तो मनुष्य के पास ज्ञान भी है, अब टेक्नोलॉजी भी है। हम क्यों ना ये करें कि जहां जहां सही नहीं है उसका संतुलन ठीक करें, मिट्टी का, पानी का, उस वातावरण का संतुलन ठीक करें, ताकि सभी जीव जंतुओं का सही मात्रा में, सही संतुलन में आ जाए। लेकिन क्या किया हमने? क्योंकि किसी एक आध जगह में पानी खराब है, पूरे विश्व में हर घर में हम क्लोरीनेट करेंगे और क्लोरीन डालकर हम पानी पिएंगे। ये क्या कर दिया हमने, सोचिए। और क्लोरीन डालने से उसका जो गलत असर पड़ रहा है हमारे पेट में, हमारे आंत में, अनेक प्रॉब्लम है, सभी को पता ही है क्लोरीन क्या करता है। तो क्लोरीन हमने डाला एक भय से कि अरे ये बैक्टीरिया मार देगा, बैक्टीरिया मार देगा। मुझे लगता है भय ही हमको मार रहा है, लेकिन क्लोरीन तो डाल दिया उस बैक्टीरिया को हटाने के लिए। उसके साथ साथ सब अच्छे बैक्टीरिया भी चले गए। अब क्लोरीन जो गड़बड़ कर रहा है उसका क्या करेंगे?
पानी को लेकर, पानी को शुद्ध करने का प्रयास जो हम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, उसको लेकर और B12 का क्या उसका संबंध है, इसको लेकर, इन दोनों को लेकर एक मुंबई में कुछ साल पहले एक बहुत अच्छा कुछ रिसर्च साइंटिस्ट ने एक शोध काम किया, जिसको एक मेडिकल जर्नल में पब्लिश भी किया गया है। मैं उसका लिंक यहाँ दे देता हूँ नीचे, अगर आपको वो पढ़ना हो तो। उन्होंने पाया कि उन्होंने 250 लोग लिए और उनको 2 वर्ग में बांटा, एक जो RO का पानी पी रहे हैं और एक जो नहीं सादा पानी पी रहे हैं। और उन्होंने बाकी भी ये देख ही लिया कि जो लोग उस शोध में जो शामिल थे, तो वो लोग एक ही प्रकार के, एक ही स्वास्थ्य के, एक ही उम्र के, वैसा सब उन्होंने देखा और उनको चयन किया। और उन्होंने पाया बाद में कि जो लोग RO पी रहे थे पानी, उनमें 50% से ज़्यादा लोग B12 की कमी थी उनमें, और ये जो फिल्टर नहीं कर रहे थे घर में, और उनमें सिर्फ 17% लोगों में ये B12 की कमी पाई गई। ये भी कुछ दर्शाता है। इसको आगे बढ़ाकर और अच्छे बड़े मात्रा में भी सरकार को या अन्य किसी संस्थान को ये करनी चाहिए ये शोध। और दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है, मेरे लिए तो था मेरे शोध कार्य में, कि पौधों में B12 नहीं होता क्या, इस पर हम थोड़ा देखें और लोगों ने क्या काम किया है। जब मैंने शुरू किया देखना, तो मुझे बहुत ही एक विचित्र बात सामने आई कि जिन वृक्ष या पेड़ पौधे या हमारे जो फसलें, जिनमें भी हम प्राकृतिक उर्वरकता से जो बड़ी हो, जैसे हमने गोबर से उसको उगाया हो, तो वहाँ देखा गया कि उन पौधों में, उन फसलों में B12 है। ये पाया गया है। बहुत थोड़ी मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन हमको बहुत कम मात्रा में ही चाहिए। तो लेकिन है ये। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये शोध समाप्त हो चुका है, ये तो प्रारंभ है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर मैंने खोजा कि किसी और ने इस पर टेस्ट किया है, और पता चला कि हाँ, 1994 में स्विट्जरलैंड में कुछ रिसर्चर्स मिलकर, यही उनकी भी एक मान्यता की थी कि शायद ऐसा तो नहीं कि केमिकल फर्टिलाइजर से हो रहा है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां उन्होंने कुछ पौधे लिए जिनको केमिकल यूरिया दिया, कुछ और पौधे लिए जिनको फार्म यार्ड मैन्योर अंग्रेजी में कहते हैं, कि जो भी हमारे प्राकृतिक जो उर्वरक है, तो उसको दिया। और उन्होंने पाया कि जहां जहां उस भाग जहां उन्होंने गोबर दिया है, वहां B12 की मात्रा जो पहले से थी बहुत कम, वो 3 गुना से लेकर 15 गुना तक बढ़ गई। उन्होंने पालक में भी देखा, और बार्ले को क्या कहेंगे, मैं देखकर कैप्शन में लिख देता हूं क्या कहते हैं हिंदी में। तो इसमें उन्होंने पाया, लेकिन उसके बाद 94 के बाद मुझे नहीं मिला कोई रिसर्च। ये भारत में तो करना चाहिए ना, हमारे लिए बहुत ये उपयोगी होगा। और यहाँ तो क्योंकि 50% हमारे किसान अभी भी जो थोड़ा बहुत यूरिया इस्तेमाल करते हैं, वो भी गोबर तो डालते हैं, यहाँ तो डालते हैं, जहाँ मैं हूँ सावंतवाड़ी में, महाराष्ट्र में। तो मैं तो ये कार्य अभी तो इस कार्य को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ मैं तो सिर्फ गाय का गोबर ही इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ मेरा जो भी फसल है, उसमें से मैं टेस्टिंग के लिए कुछ देखूंगा। आसपास यहाँ लैब नहीं है, पूना या बम्बई में होगा, तो टेस्टिंग करके देखता हूँ। आप लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो करिए। आप लोगों के आसपास कोई प्राकृतिक खेती कर रहा हो, जैविक खेती कर रहा हो, तो आप खुद कर रहे हो, तो आप भी टेस्ट करिए इन चीज़ों को, और कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिले तो, या जो भी रिज़ल्ट मिले, मुझे भी मेरा ईमेल में आप दीजिएगा। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक तो है कि प्रकृति में पानी अपने आप एक विधि है ही जिससे वो साफ रहता है। जैसे मेरे कुआं में, मैं तो कुआं साफ रखता हूँ जहाँ तक मेरा काम है बाहर से रखना, लेकिन अंदर से तो वो खुद फिल्टर होके आ ही रहा है। और दूसरा एक है कार्यक्रम कि हम हर स्रोत को दूषित मान लें और फिर इसको क्लोरिनेट करें, या अलग अलग विधि से उसको ऐसा कर दें कि उसमें अपनी गुणवत्ता कम हो जाए, उसमें जो हमारे मित्र के कीटाणु हैं वो भी समाप्त हो जाएं, और हम में ये सब कमियां फिर महसूस होने लगे, जैसे विटामिन B12 की। तो इन दोनों विधियों को अगर देखें, एक बड़े चित्र में इसको देखा जाए,
तो ये ऐसा है कि एक है जो प्रकृति में जो चक्र है, उस चक्र के अनुसार जीने से वो ये सब प्राप्त होती हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से उर्वरकता ये पौधों को मिलता है, पौधों से जानवरों को मिलता है और हमें मिलता है। और मिट्टी और पानी और हवा, इन सब के तालमेल में एक संतुलन, एक नियम है प्रकृति में, जिससे वो संतुलन हमेशा बनाने के प्रयास में रहता ही है। तो ये एक है, इस चक्र को एक तरीके से धर्म चक्र भी कहा जा सकता है। अगर हम धर्म को ऐसा मान लें कि अस्तित्व में हर वस्तु को अपने स्वभाव गति में रहना उसका धर्म है, अगर ऐसा हम मान लें तो मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी तो अपने स्वभाव गति में हैं ही। पत्थर पत्थर ही बना हुआ है, पेड़ पेड़ ही बना हुआ है, गाय गाय बनी हुई है। मनुष्य का आचरण पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये प्रकृति का जो धर्म चक्र है, इसके भीतर रहना, इसको समझना और इसके अनुसार रहने का प्रयास करना, ये एक हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ये कि हम इस चक्र को तोड़ दें, जैसे टूट ही रहा है। आधुनिकता पिछले 200, 300, 500 साल से तो इन सब को निकालकर हम टेक्नोलॉजी के नाम पर इस चक्र को तोड़कर बहुत हमने यहाँ वहाँ खेल किया है। एक दूसरा विधि वो है, हम वैसा जीना चाहते हैं, कई बार हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पूरा वातावरण को ही हमने बदल दिया। इस बड़े चक्र को एक बड़े पैमाने में हमने टेक्नोलॉजी के और विकास के नाम पर तोड़ दिया इस चक्र को, तो हमारे हाथ में भी नहीं है। जैसे अब शहर में कोई रह रहा हो और सोचे कि यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो अनफिल्टर्ड और एक अच्छा नदी भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे नल में तो क्लोरिनेटेड पानी आता है। ये बात सही है, और आपको इस कारण अगर B12 की कमी हो और कोई गोली लेना पड़े तो लीजिए। लेकिन मैं ये बात इस वीडियो में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हम अपने अंदर कुछ सोचना, कुछ अपने बल पर कुछ सोचने का प्रयास करें और आगे के लिए भी प्रयास करें। आज मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आपको इस दृष्टि पसंद है, अगर ये दृष्टि आपको यहाँ छू जाती है, तो आगे आप जो योजना बनाएंगे आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, तो वो दिशा एक अलग होगा कि हमको इस प्रकृति के चक्र के अनुसार, उसके भीतर, उसके संतुलन में प्यार से रहना है या फिर इसको तोड़ना है, और हमेशा संघर्ष करते हुए एक कुछ नकली दवाइयों पर निर्भर होते हुए हमको जीना। ये एक दुख की बात है कि हमारा पूरा ये शिक्षा का जो कार्यक्रम और जिस विधि से अब हो रहा है, वो भले MBBS डॉक्टरी कॉलेज में हो या फिर कोई भी BSc केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री की कॉलेज हो, कोई भी जगह आप देख लीजिए, छात्रों को अपने मन को एक तरह से खोलने का और उनको प्रेरित करने का कि वो खुद सोचें, खुद शोध करें, खुद देखें, ये ऐसा काम कम से कम हो रहा है। हम सिर्फ किताब दे देते हैं और फिर उस किताब में जो लिखा है वही लिखें तो आपको सही नंबर मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर अब किसी छात्र से पूछा गया कि क्या B12 इसमें शाकाहारियों को मिल सकता है, तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसके जवाब में है कि और कोई विधि है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि ये कैसे पहले प्राप्त होता था, और अगर वो लिखे भी तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसा हमारा एक शिक्षण कार्य, शिक्षा करने का एक विधि हो गया है, जहाँ सिर्फ हम पढ़ने लिखने को सिर्फ एक समय बिताने की बात है। 10 साल समय बिताना है स्कूल में, कॉलेज में, तो वो बिताने की बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी बहुत आसानी से चीज़ मान लेते हैं, खासकर अगर वो पश्चिम से आए या खासकर कोई एक्सपर्ट कहे। कहीं भी 3-4 जगह एक बात आ जाए तो हम भी सोचना विचारना बंद कर देते हैं। और आप देखिए इस बात को, इंटरनेट में मैं हैरान हो गया कि गूगल सर्च में पहले 100 लिस्टिंग जो हैं, सभी में एक ही वाक्य, एक ही शब्दों, एक ही तरीके से दिया गया है। इसका मतलब किसी ने अपना कुछ नहीं रखा उधर, बस जो बोला आ रहा है उसको स्वीकार लिया। तो ये भी एक बात है। तो इसको कहीं ना कहीं इसको हिलाने की भी ज़रूरत है। मुझे तो बहुत आवश्यक लगी, क्योंकि मैं एक टेस्ट के लिए गया, मैं अपने आयुर्वेद से कुछ ले रहा हूँ, बहुत अच्छे वैद्य हैं, वो मेरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो भांजी है वो मेडिकल डॉक्टर है, पश्चिमी साइंस की मेडिकल डॉक्टर है, बहुत अच्छी
बहुत अच्छे मन से कर रही है, तो उसने कहा कि कुछ टेस्ट कर लेना। और मुझे पश्चिमी मेडिसिन का जो पैथोलॉजी वाला भाग है, टेस्टिंग वाला भाग, वो ठीक भी लगता है, तो इसलिए मैंने करा ली। मेरा तो ठीक है B12, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात जो मैंने शोधा, जैसे जब मैं शोध रहा था कि तो औरों ने जिन्होंने काम किया उनका काम मुझे इंटरनेट में मिला, तो मुझे लगता है कि आज किसी के पास ऐसा प्रश्न हो तो मेरा भी जो शोध है उसको भी मैं यहाँ रख दूँ ताकि औरों का भी काम आए। तो ये रहा B12 का एक छोटा सा वीडियो। आप लोग सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।